डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 29। डैनियल अलग रूम में था और वो अब खामोशी से एन की फोटो देख रहा था और उदास एन के साथ बिताए पलों को याद करके मुस्कुरा रहा था। तब फिर एन बिहेवियर याद आया तो उदास हो गया। वो अभी एन में इतना उलझा हुआ था, उसका दिमाग कुछ सोचना ही नहीं चाह रहा था। अब उसके दिल में एक तरफ से उठी और वो रूम में चल दिया। अब वो रूम में सीक्रेट दूर से आ चुका था और उसने देखा एन अभी तक हाथ में चाकू लेकर बैठे बैठे सो रही थी, और दरवाजे से उसने सोफे और मेज लगाए हुए थे उससे बचने के लिए। और फिर उसने एन को धीरे से उठाकर बेड पर लेटा दिया, और अब एन की आंखें खुली तो वो बेड पर थी। और वो एकदम चीख कर उठ बैठी और खुद से कहने लगी, कहीं वो मॉन्स्टर मेरे रूम में तो नहीं आया। और अब उसने ऊपर देखते हुए कहा, प्लीज गॉड हेल्प मी, मुझे इस मॉन्स्टर से बचा लो, वरना ये मुझे खा जाएगा। मुझे यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करो, मुझे जाना है, यहाँ से अपने घर जाना है, प्लीज गॉड हेल्प मी। और फिर उसके कानों ने डेविल की आवाज पड़ी, ये मॉन्स्टर तुम्हें अपने घर तो क्या, इस रूम से भी बाहर नहीं जाने देगा। और वो एकदम खौफ में आ गई। सामने डेविल खड़ा था। अब वो बहुत अलग एटीट्यूड में था। ब्लैक जैकेट और अंदर वी शेप ब्लैक बॉडी फिट टी शर्ट वो इतनी हल्की थी जिसमें डेविल की पूरी बॉडी साफ चमक रही थी, और फिट जीन्स, हाथ में उसके फिर ब्लैक ग्लव्स आ चुके थे, ब्लैक चश्मा, और अब वो कुछ में चबा रहा था, और उसके सिल्की बाल उसके थोड़े से आंख पर आ रहे थे। इस रूप में वो इतना हैंडसम लग रहा था, इनको यकीन नहीं आ रहा था जो उसने भयानक रूप देखा था वो इसका ही था। और अब वो धीरे धीरे बेड से खिसक रही थी और पसीने पसीने हो रही थी, पूरा शरीर कपकपा रहा था। एन की हालत एक पागल लड़की जैसी हो रही थी। उसने रेड टॉप पहना था और ब्लैक जीन्स, और उसके कितने सारी लटें चोटी से निकलकर उसके मुंह पर पसीने आए चेहरे पर चिपक रही थी। उसके चेहरा कुछ वक्त में ही ऐसा हो गया था जैसे वो कितनी बड़ी बीमारी से उठी हो। खूफ से उसका सफेद गुलाबी रंग पीला पड़ चुका था, और अब एन खौफ से जल्दी सांस ले रही थी और उसकी नज़र बराबर डेविल पर थी, और वो पीछे खिसक रही थी। और अब डेविल धीरे धीरे उसके करीब आ था और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत खाना। और एन रोती रोती बेड से नीचे गिर गई। फिर वो धीरे धीरे खिसकती हुई बेड के पीछे छुप गई, और उसके देखा डेविल ने वो बेड जो काफी बड़ा था उसने एक हाथ से साइड कर दिया, और अब हूर को उसकी ताकत अंदाजा हो रहा था। उसने तो उस पर कितनी बार हाथ उठाया था, और अब वो उसके साथ क्या करेगा। और एकदम उसके पास आते ही हूर ने उसके सामने पैरों पर अपना सर रख दिया और रोकर बोलने लगी, प्लीज डेविल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। और डैनियल को उसके मुंह से अपने लिए डेविल सुनना बहुत बुरा लगा, क्योंकि सब उसको खूब से डेविल बोलते थे, लेकिन उसके लिए वो डैनियल बने रहना चाहता था। लेकिन अब वो भी उसको डेविल बुला रही थी। तब डेविल ने उसको कंधों से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, एन आपकी जगह डैनियल के दिल में है, पैरों में नहीं, और आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तब एन ने कहा, वो वादा मैंने आपको एक इंसान समझकर किया था, एक मॉन्स्टर से नहीं। तब डैनियल ने कहा, मैं आज भी आपके लिए आपका डैनियल ही हूँ और एक इंसान ही बनकर रहना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ इस तरह से मत करो। उसने दे से ही उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन हूर एकदम चीख कर पीछे हुई। तब डेविल ने आहिस्ता से कहा, एन इतना मत डरो मुझसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छूकर देखो, मैं तुम्हारा डैनियल ही हूँ। तब हूर घूटी हुई आवाज में बोली, तत तुम डैनियल नहीं हो, तुम डेविल हो, तुमने डैनियल को मार दिया, हनी आंटी और उनकी फैमिली को मार कर तुमने उसकी जगह ली है। तब डैनियल एक शॉक्ड हुआ, वो क्या बोल रही थी। तब वो गुस्से में बोला, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बोल रही हो, किसने कहा तुमसे ये सब, मैं ही डैनियल हूँ, एंड तुमसे जो भी कहा गया ये सब झूठ है, मैं अपनी फैमिली को कैसे मार सकता हूँ। तब हूर ने कहा, प्लीज मुझे जाने दो। वो रोकर हाथ जोड़ रही थी और बार बार खौफ से पीछे हो रही थी। तब डैनियल ने कहा, जाना है आपको तो जाओ। डेविल ने उसको जाने के लिए एक झटके से एक हाथ से दरवाजा खोला और सारा सामान दरवाजे से हटकर दूर जा गिरा था, और हूर खौफ से कमरे से भागी, और भागते भागते वो बाहर आ गई। अब सीने पर हाथ रखकर अपना सांस बहाल कर रही थी। वो गिरती पड़ती वहां तक पहुंची, और उसने देखा उसके वहां पहुंचने से पहले ही डेविल वहां खड़ा था, और फिर एन ने आंखें फाड़े उसको देख रही थी। और वो फिर से एक जोरदार चीख मारकर दूसरी तरफ भागी, और फिर से वो दूसरी साइड आए, लेकिन फिर वो वही खड़ा मिला। वो समझ गई उससे भागना उसके लिए नामुमकिन है, और वो फिर से भागकर रूम में गई और उसको वही खड़ा मिला, जैसे वो वहां से कहीं गया ही नहीं था। डेविल ने अब अपना आप उस पर जाहिर कर दिया कि वो उससे भाग नहीं सकती, क्योंकि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं था।
और अब एन को एहसास हुआ वो कितनी मुश्किल में है। और अब एन आहिस्ता से उसके पास आए और उसने पूरी हिम्मत करके उसके सामने खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसने सोचा उसको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, वरना वो कब तक ऐसे ही रहेगी, उसको इस शैतान को ख़त्म करना है। तब उसने पूरी हिम्मत दिखाते हुए उसके पास आए और डरते डरते उसके सीने पर सर रखा। और अब डेविल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अब एन को खुद से करीब कर लिया। लेकिन तभी डैनियल के दिल में एक दर्द की लहर उठी और उसने अब एन की तरफ बेयकीनी से देखा और एन एक झटके से पीछे हुई। और अब डेविल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसने अपने नीचे देखा। एन उसके पेट में छुरी मारकर उसको मारने की कोशिश कर रही थी। तब डेविल ने आहिस्ता से छुरी अपने पेट से निकाली और कहा, एन मुझे कोई वेपन नहीं मार सकता, लेकिन आज तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे अंदर से मार रहा है। एन, काश मैं मर सकता तुम्हारे हाथों से तो मैं खुद को लकी मानता, लेकिन एन ये पॉसिबल नहीं है। अब डेविल ने अपना हाथ एन को दिखाया और अपना पूरा हाथ छुरी से काट दिया और देखते ही देखते उसका पूरा जख्म बिना कोई खून निकले भर चुका था। और अब एन एक चीख मार कर दीवार से जा लगी और अब वो उसके करीब आता हुआ बोला, एन अगर आप जान ही चुकी हूँ मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो ये भी जान लो मैं कितना डेंजरस हूँ। मैं खुद पर अटैक करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता और मेरी मर्जी खिलाफ जाने वालों का मैं खून पी जाता हूँ। बीसीज आई एम ब्लड ऑर्किड। और अब एन के फेस पर हवाया उड़ रही थी, रोने से काजल फैल चुका था, होठ सूख चुके थे और पूरा चेहरा पसीने से तर था। हेजल ग्रीन आंखों में खौफ और तकलीफ साफ चमक रही थी। तब डेविल को उसके मासूम से चेहरे पर तरस आया और उसने कहा, एन ये क्या हाल बना रखा है आपने। और डेविल ने उसके मुंह पर फूंक मारी और उसके फेस एकदम सारा पसीना सूख गया और एन की जान भी गले में आ गई। अब वो बुरी तरह चीख रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि उसका खौफ दहशत से बुरा हाल था। तब डेविल ने कहा, रिलैक्स एंड रिलैक्स, काम डाउन बेबी, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम तो डेविल का फेवरेट टॉयज हो जिसके साथ मैं रोज खेलना चाहता हूँ। और एन उसको फटी फटी आंखों से देख रही थी। फिर उसने आहिस्ता से एन के पास कर कहा, एन मैंने अपनी लाइफ में बहुत से एडिक्शन लिए लेकिन किसी ने मुझ पर कोई असर नहीं किया, इसलिए मैं उनका एडिक्ट भी नहीं हुआ। एटलीस्ट मेरे पॉइजन इंसेक्ट भी मुझे पर अपना असर नहीं डाल सके। लेकिन अब उसने एन को गहरी नजरों से देखा और वो सहम गई, जब से तुम्हारे जिस्म का एडिक्शन लिया तब से मुझे पर से इसका हैंगओवर उतर ही नहीं रहा। एन तुम्हारी बॉडी का एडिक्शन मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा, जिसने मुझ जैसे मॉन्स्टर को अपना एडिक्ट बना लिया। इसके लिए मैं एक मॉन्स्टर से ऑर्डिनरी ह्यूमन बनता जा रहा था और 6 डेज से मैंने ये एडिक्शन नहीं लिया है एंड तो फिर से मैं मॉन्स्टर बनता जा रहा हूँ, क्योंकि अब तुम मुझे अपने पास ही नहीं आने दे रही और अब मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं इस बॉडी का एडिक्ट हो चुका हूँ और अब मुझे हर हाल में ये एडिक्शन लेना है। अब तुम चाहो या ना चाहो ये मेरी मजबूरी बन चुका है। और अब एन उसके इरादे जानकर खौफ के मारे बेहोश होने को थी और उससे भागने के लिए जगह तलाश कर रही थी। एन की हालत अब ऐसी हो चुकी थी, मरने के लिए मौत नहीं थी और जीने के लिए जिंदगी। और अब वो उस इंसान जैसे मॉन्स्टर को कैसे अपने पास आने दे जिसको वो इतने खौफनाक चेहरे में देख चुकी है। और एन ने देखा वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और एन खौफ से लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी और रो रो कर बुरा हाल कर रही थी, प्लीज मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत आना। और जमीन पर गिरे ही वो पीछे को खिसक रही थी और अब डेविल उसके ऊपर आ गया और जमीन पर ही पीछे को गिर गई और हाथ जमीन पर टिकाकर हाथों के बल खिसक रही थी और रो रो कर उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। और डेविल अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ जमीन पर रखकर और अपनी दोनों टांगों के बीच में एक शेर की तरह वो उसको अपने घेरे में ले चुका था और उसके ऊपर चेहरे के पास आ गया और जैसे ही वो पीछे को खिसकती उसके ऊपर हो जाता वो एक शेर की तरह वो उसके साथ चल रहा था। और अब उसकी गुर्राहट में शेर की गुर्राहट थी, क्योंकि अब वो खुलकर एन के सामने आ चुका था और अब उसकी आंखें बिल्ली की तरह जल रही थी और एन की सांसें रुकने को थी। और अब डेविल ने अपना मुंह खोला तो उसके दांत एक वैम्पायर जैसे थे और अब उसने अपना मुंह खोलकर एन के मुंह को खाने की तरह उसने अपना मुंह बढ़ाया और तभी एन ने चीखते हुए कहा, डेनियाई। और वो एकदम उसको डे से होश आया और वो पीछे हुआ और हैरत से उस लड़की को देख रहा था जो उसके सामने पड़ी हुई रो रही थी और बार बार उससे कह रही थी मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी सोच और उसकी दुनिया एक जगह आकर रुक गई और उसने आहिस्ता से एन को ऊपर उठाया और उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा, ये कहा तुमने, फिर कहो। और एन का वजूद खूब से लर्ज रहा था और अब डैनियल बेकरारी से कहा, एन अभी आपने मुझे किस नाम से बुलाया था, फिर से बोलो। और अब एन ने डरते डरते कहा, दे दे देनी। और अब वो एन को हैरत से देख रहा था क्योंकि ये वो नाम था जो सिर्फ उसकी माँ ही उसको इस नाम से बुलाती थी और आज इतने सालों बाद उसने एन के मुंह से सुना था, जबकि उसने तो कभी एन को बताया भी नहीं था।
उसकी माँ उसको इस नाम से बुलाती थी। फिर एन ने किसे और क्यों लिया? फिर वो जल्दी से खड़ा हुआ और एन को गोद में उठाकर बेड पर लेटाया और उसको पानी लाकर दिया और एन का प्यास के मारे बुरा हाल था। उसने एक पल भी गवाए पानी लेकर एक सांस में पी गई, लेकिन उसकी नज़र बराबर उस पर ही थी और फिर उसने प्यार से एन से कहा, तुमने क्यों कहा मुझे डेनी? तब एन ने डरते डरते कहा, पता नहीं, बस दिल ने कहा और मैंने बोल दिया। तब डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, आज से आप मुझे डेनी ही कहकर बुलाओगी, डेविल नहीं, क्योंकि मैं डेविल उन लोगों के लिए हूँ जिनसे मैं प्यार नहीं करता। अगर तुमने दोबारा मुझे डेविल नाम से पुकारा तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी, गॉट इट? और अब वो उसको बेड पर लेटा कर उस पर कंफर्ट उड़ाया और बाहर निकल गया। और बाहर आकर यही सोच रहा था, डैनियल तू कैसे भूल गया? वो तेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है, वो तेरा पैशन है, तेरे इतने सालों का लव है जो तेरे जीने की वजह है। रात को रेशा उसके रूम में आई उसको समझाने के लिए और एन रेशा को देखते ही उनसे लिपट कर रोने लगी और कहा, मम मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दे, वरना वो हम सबको खा जाएगा। तब रेशा ने कहा, एन ये तुम क्या कह रही हो? वो डैनियल है, तुमसे बहुत प्यार करता है। तब एन ने चीखते हुए कहा, नहीं मम, वो डेविल है, उसने डैनियल को मार दिया। आपको नहीं पता, मुझे सब पता चल चुका है। तब रेशा ने कहा, एन वो डेविल सिर्फ बुरे लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम गलत कह रही हो। तब एन ने कहा, मम मैं सच कह रही हो, वो बहुत भयानक खौफनाक मॉन्स्टर है, उन्होंने सही कहा था, वो सबको मार देगा। तब डेविल उसके सामने आकर गुस्से कहा, किससे मिली हो मेरी बिना परमिशन के? किसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है? और अब एन छोटी बच्ची की तरह रेशा मम के पीछे छिप गई और मजबूती से उनको पकड़ रखा था और रो रही थी। तब डैनियल ने गुस्से में कहा, जवाब दो। और अब एन रेशा आंटी के कमर को पकड़ कर रो रही थी। तब जेफ डेविल को बाहर ले गया और अब डेविल ने कहा, एन से अम्मा मिल चुकी है और अब मेरी सिक्स्थ ऑफ सेंस कह रही है, एन को यहाँ मेरे अगेंस्ट किसी ने खास ने किया है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि एन का ऑन द टाइम आ जाना जब मैं बेला और केटी के साथ था। तब जेफ ने कहा, ये कोइंसाइडेंस भी तो हो सकता है। तब डैनियल ने कहा, ये हो सकता है, लेकिन मेरे बेसमेंट का रास्ता तो एन को नहीं पता था और ठीक उसी टाइम आना जब मैं मॉन्स्टर रूप में था और उसकी स्मेल को ख़त्म कर देना ये कोई करीबी ही जानता है, वरना मेरे पास किसी को भी किलोमीटर से भी स्मेल करने की पावर है। फिर एन मेरे आसपास थी, उसको क्यों मैं स्मेल नहीं कर पाया? जेफ कोई क्लोज है, सारे कमरे के फुटेज निकालो मेरे साथ, फिर कोई बेट्रियल है। तब जेफ ने कहा, कौन? बेला और तुम, मैं और रोमी, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं, हमसे कोई तुम्हें चीट नहीं कर सकता। जेफ वो कोई भी हो सकता है। तब डैनियल सोचते हुए कहा, मेरी सिक्स्थ ऑफ सेंस कह रही है इनकी फैमिली खतरे में है, वो गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी होगी क्योंकि इनके लिए अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देर बाद डैनियल रूम में गया, उसने एन की तलाश में नजरें दौड़ाई तो देखा वो एक कोने अपना सर अपने घुटनों में छुपाई बैठी है। वो डैनियल को एक डरी सहमी सी बच्ची लगी और अब वो आहिस्ता से उसके पास जाकर बैठ गया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और एन एकदम डर कर पीछे हो गई। तब डैनियल प्यार से मुस्कुरा कर कहा, एन प्लीज इतना मत डरो, क्योंकि वो अभी उसे अपना छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, क्या कभी मैंने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है? एन मैं बुरा हूँ, डेविल हूँ, मॉन्स्टर हूँ, तो सिर्फ दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। और एन उससे हाथ छुड़ाकर दूर भागी, लेकिन तभी वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। डैनियल ने उसको फुर्ती से पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी कंडीशन देखकर डैनियल परेशान हो गया, क्योंकि एन की बॉडी डेविल की बॉडी की तरह रेड होने लगी थी और उसका पूरा जिस्म पसीनों में तर हो चुका था और डेविल उसको फटी फटी आंखों से देख रहा था। एपिसोड 30। डेविल ने देखा एन की बॉडी लाल पड़ रही थी और वो हल्के हल्के उसकी बाहों में लर्ज रही थी, आंखें उसकी फटी जा रही थी और अब एन बच्चों की तरह रो रही थी और डैनियल ने उसको बाहों में भींच लिया और एन का शरीर अकड़ रहा था और एन एक चीख मारकर बेहोश हो गई। और अब डैनियल जल्दी से उसको अपने आइलैंड के हॉस्पिटल में ले गया और फौरन हॉस्पिटल की टीम उसको अंदर ले गई। अब रेशा आंटी और जेफ भी वहां आ चुकी थी और डैनियल को कॉरिडोर में परेशान टहलता देखा तो उसके पास आए। डैनियल क्या हुआ है एन को? तब डैनियल बोला, आई डोंट नो, उसके अंदर कुछ अजीब हुआ। तब कुछ ही देर बाद डॉक्टर लीसा मुस्कुरा कर बाहर आए और मुस्कुरा कर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन चीफ, यू आर गोइंग टू बी अ फादर, बीसीएस योर हाइनेस इज प्रेग्नेंट। और रेशा और जेफ दोनों ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने डैनियल को गले लगाकर मुबारकबाद दी। रेशा आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, छोटा डैनियल आने वाला है, और डैनियल खामोशी से वहां से चला गया। और ये बात जेफ और रेशा ने महसूस की। तब जेफ ने कहा, मम क्या डेविल को अपने बच्चे की खुशी नहीं हुई? और रेशा भी खामोश रही। और अब डैनियल सीधा अपनी टीम के पास गया और अब उन्होंने भी उसको मुबारकबाद दी
और अब सब एक साथ बैठे थे और वो 20 साइंटिस्ट डैनियल के बोलने का वेट कर रहे थे। जो गहरी सोच में था, वो सोच रहा था इनके अंदर मेरे सिम्टम क्यों आए, क्या वो मुझसे पोसेस्ड हो चुकी है या मेरा फीटल उसके अंदर आया है। लेकिन लोका और लूसी ने भी मेरा बच्चा कंसीव किया था, उनमें तो ये सिम्टम नहीं आए थे, इनमें ही क्यों। और सब उसके बोलने वेट कर रहे थे, क्योंकि उसके बिना बोले किसी की हिम्मत नहीं थी। और अब डैनियल ने रिचर्ड से कहा, रिचर्ड एंड सैमुअल, मैंने फर्स्ट टाइम अपने सिवा किसी और की बॉडी में अपने सिमम देखे हैं। और आप सब अलर्ट हो गए और हैरान होकर कहा, किसकी बॉडी में। तब डैनियल ने कहा, अपनी वाइफ की बॉडी में, एन की बॉडी में। और आप सब हैरान हो गए। और फिर जॉन साइंटिस्ट ने कहा, चीफ, इसका कारण आपका पार्ट उनकी बॉडी में आना तो नहीं। तब डैनियल ने कहा, नो, क्योंकि एन पहली लड़की नहीं है जो मुझसे प्रेग्नेंट हुई है, इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन उनमें किसी में भी ये सिम्टम नहीं आए। तब डैनियल ने कहा, रिसर्च करो, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। तब सब ने औक कहा और डैनियल बाहर आ गया। अब वो रूम में जा रहा था जब रेशा ने उसको अपने पास बुलाया। और अब वो रेशा ने डैनियल से मुस्कुरा कर कहा, आज मुझे हनी बहुत याद आ रही है। अगर आज वो हमारे बीच होती तो कितना अच्छा होता, कितनी खुश होती वो आज जब उसको पता चलता उसकी जान से ज्यादा प्यारे बेटे की फैमिली शुरू होने वाली है। और अब रेशा ने हनी को याद करते हुए कहा, कितना अच्छा होता अगर हनी होती। तब डैनियल उदास होकर कहा, आई थिंक यूर राइट मम, अगर मोम होती तो सब अच्छा होता, मैं भी ऐसा ना होता और इनकी भी ये हालत नहीं होती। अब उसने उदासी से कहा। और अब रेशा ने कहा, डैनियल, क्या तुम खुश नहीं हो, तुम्हारा बच्चा आने वाला है। तब डैनियल ने खामोशी से कहा, मम, आप जानती हैं मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ और मुझसे पैदा होने वाला बच्चा इंसान होगा, क्या गारंटी है। इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे बाद कोई और मॉन्स्टर इस दुनिया में आए, इसलिए मैंने कभी किसी को अपना बच्चा पैदा करने की परमिशन नहीं दी। तब रेशा ने कहा, तो क्या तुम कभी अपनी फैमिली शुरू नहीं करोगे। तब डैनियल ने उनकी तरफ देखकर कहा, करूंगा, लेकिन अपना एंटीडोट ढूंढने के बाद, जो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को मॉन्स्टर ना बनने दे। लेकिन तब तक मैं किसी से अपना बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। तब रेशा ने कहा, लेकिन तुम्हारी मॉम तो चाहती थी एन से ही तुम्हारी फैमिली शुरू हो। तब डैनियल ने कहा, हाँ चाहती, लेकिन मेरे सामने जो एन की हालत हुई है उसको देखकर मॉम भी नहीं चाहती एन मेरा बच्चा पैदा करे। तो क्या तुम एन का बच्चा भी अबॉर्ट करा दोगे। तब डैनियल ने आहिस्ता से हम में जवाब दिया। रेशा परेशान होकर बोली, लेकिन बेटा, एन को बच्चों से बहुत प्यार है। वो जब भी मेरे रूम में आती थी बस मुझसे बच्चों की ही बातें करती थी। उसके लिए बच्चा कोई बच्चा नहीं है, उसके लिए वो बच्चा एक खिलौने जैसा है जिसकी उसको बहुत चाहत है, और तुम उसकी ये चाहत छीना चाहते हो। तब डैनियल ने कहा, उसको अभी नहीं बताया वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसको पता नहीं चलेगा। लोका अब डैडली आका के आइलैंड पर गई और लूसी ने उसे हाथ मिलाया और लूसी ने डैडली आका से कहा, यही वो लड़की जिसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, इसने ही डेविल की रियलिटी उस लड़की के सामने लाई है। और अब लोका ने वहां खड़े कितने सारे बॉडी बिल्डर जैसे कुछ अजीब कपड़े पहने बाउंसर को देखा और लोका हंसी और फिर गुस्से से कहा, इन चंद लोगों के बल पर तुम सब एक मॉन्स्टर का मुकाबला करना चाहते हो। अब मुझे लगता है मैंने तुम्हारा साथ देकर कोई गलती की है, वो पल भर में खा जाएगा हम सबको। तब डैडली ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ये अब इंसान नहीं है, इनमें मैंने अलग तरह के केमिकल डाले हैं जिनसे ये आम आदमी से अलग हो गया है। और फिर डेविल के लिए यही नहीं है, आओ हमारे साथ। अब वो लोका को एक दरवाजे से बाहर ले गए। वहाँ हजारों की हिसाब से गोरिल्ला और जंगली भालू थे जो काफी खतरनाक थे। इन सब के अंदर मैंने चिप फिट की है और इनको ऐसा डोज दिया है जो एक बार दुश्मन को देखते ही उसको फाड़ देंगे। ये सब डेविल की फौज के लिए है, उस मॉन्स्टर के लिए तो मैंने अलग इंतजाम किया है। आओ मेरे साथ। अब वो सब एक लैब में गए, वहाँ 30-40 साइंटिस्ट खड़े। ये सब दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं और नेचर के रखवाले हैं। इनको मैंने बताया है वो एक डेविल है और नेचर और ह्यूमैनिटी का दुश्मन है, और अब उन्होंने उस डेविल को खत्म करने के ऐसे ऐसे इन्वेशन कर रहे हैं। वो फौरन हमारी कैद में होगा और फिर हम सब मिलकर एक दिन उसकी बॉडी का वो साल्ट फिर से निकाल लेंगे। तब एम्मा ने कहा, उसकी बॉडी से साल्ट निकाल कर कोई फायदा नहीं। और अब एम्मा ने उनको ऐसी बात बताई जिसको सुनकर सब हैरान रह गए। फिर डैडली ने कहा, तो फिर हम उसको कैद ही करेंगे। फिर डैडली ने उन सबको वार्न करते हुए कहा, इनको ये नहीं पता चलना चाहिए डेविल डैनियल अलेक्जेंडर है, क्योंकि ये सब डैनियल को बहुत मानते हैं। ये उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे और ये इसलिए माने हैं क्योंकि इन्होंने डैनियल का सिर्फ नाम सुना है, कभी उसको देखा नहीं। इसलिए तुम सब ध्यान रखना, उनके सामने गलती से भी मत कह देना डैनियल ही डेविल है, वरना ये हमारा साथ नहीं देंगे। और अब लोका को उनकी प्लानिंग सुनकर सुकून मिला। अब वो एन के पास रूम में आया। एन जो बेड पर खामोश बैठी थी, डेविल को देखकर बेड से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई और अब डेविल धीरे धीरे उसके पास आ रहा था।
और तभी एन ने एक कांच का धारदार टुकड़ा निकाला और अपनी गर्दन पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन खुद को तो मार सकती हूँ। खबरदार जो मेरे पास आए तो मैं खुद को मार लूंगी। और अब डैनियल उसको बेबसी से देख रहा था और कहा, तुम कुछ वक्त पहले मेरे पास आने के लिए रोती थी, मेरे दूर जाने से डरती थी, लेकिन आज मेरे पास आने पर खुद को मारना चाहती हो। क्या तुम इतनी बदल चुकी हो? तब डेविल ने बेबसी से कहा, एन प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे नज़दीकी के लिए, मुझे एक बार पहले की तरह सीने से लगा लो। प्लीज एन, टेक लॉन्गिंग ऑन मी, तरस खाओ मुझ पर। 8 देर से मैं सोया नहीं हूँ एन, प्लीज एक बार तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ। वो एन के सामने अपनी हालत जाहिर कर रहा था कि शायद वो उसको फिर से अपना ले। अब डैनियल एक कदम आगे बढ़ाया, वो 2 कदम पीछे हो गई और चिल्लाते हुए बोली, जाओ यहाँ से दरिंदे कहीं के। और वो बेबसी उदासी से उस पत्थर बनी लड़की को देख रहा था। वो उसके सामने डेविल नहीं डैनियल बनकर प्यार की भीख रहा था, लेकिन वो उस पर जरा तरस नहीं खा रही थी। तब उसने कहा, एन क्यों आए मेरे इतने करीब, क्यों दिया मुझ दरिंदे को इतना प्यार जब तुम्हें मुझे इतना तड़पना था, क्यों? और अब वो एन को खामोश देखकर फिर से बेबसी से कहा, एन फॉर गॉड सके मेरे पास आ जाओ। अब उसने बाहें फैलाकर कहा, मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। एन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्लीज एन, मुझे अपने अंदर उतर जाने दो। एन, मैं से घुट रहा हूँ। और उसकी बात पर एन एकदम पजल हो गई, उसकी नजरें नहीं उठ रही थी। और अब एन ने कहा, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे डर लग रहा है, मैं तुम जैसे शैतान के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। तब डैनियल ने कहा, एन तुमने वादा किया था मुझसे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी चाहे कुछ भी हो जाए। तब एन गुस्से से बोली, तब मुझे नहीं पता इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक भयानक चेहरा छुपा है। मुझे तो ये सोचकर ही खौफा रहा है, मैं 7 दिन तक एक मॉन्स्टर के साथ जंगल में अकेली रही। इतने दिनों तक एक मॉन्स्टर मेरे जिस्म के साथ खेलता रहा और मैंने एक दरिंदे को अपना आप सौंप दिया। और अब एन एकदम गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें खुद को छूने भी नहीं दूंगी, मैं मौत को गले लगा लूंगी, लेकिन तुम जैसे हैवान को नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जानवर, वहशी, दरिंदे कहीं के। और उसकी बातें डेविल की रूह पर कोड़ों की तरह पड़ रही थी। और अब गुस्से में वो शेर की तरह दहाड़ लगाए और एन के हाथ से कांच चुरा होकर नीचे गिर गया। और एन भी एक झटके से पीछे को गिर गई और अब बुरी तरह चीख रही थी, क्योंकि उसने उसकी दहाड़ पहली बार अपने सामने देखी थी। और अब डेविल उसके पास शेर की तरह गुर्राता हुआ उसके पास आ रहा था। और एन खौफ और दहशत के मारे सांस भी नहीं ले पा रही थी, शरीर थर थर कांप रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कोई शेर उसके करीब आ रहा था और वो रोकर दोनों हाथ से उसको अपने पास आने से रोक रही थी। प्लीज मेरे पास मत आना, मुझे छूना मत, प्लीज मेरे पास मत आओ। लेकिन अब वो जान गई उसके सामने उसकी एक नहीं चलेगी, उसके सामने उसकी कोई औकात नहीं है। और अब डेविल ने एन को एक हाथ से पीछे को धकेला, क्योंकि उसकी बातों ने उसको अंदर से चीर के रख दिया था। और अब एन उसके जरा सा पीछे धक्का देते ही सीधी ही कारपेट पर गिर गई और वो उसके गर्दन पर झुक गया और एन की सांसें रुकने को थी। वो पसीने में खौफ से भीग चुकी थी और डेविल उसके गर्दन को अपने होठों से सहला रहा था और आहिस्ता से कह रहा था, एन मुझे फील करो, मैं तुम्हारा डैनियल ही हूँ, एक बार मुझे पहले की तरह छू कर देखो। एन, और एन का सांस छूटने को था उसके करीब आने पर, और अब एन को उसके छूने से अपने जिस्म पर कांटे से चुभ रहे थे। और एन बेजान लाश की तरह उसके सामने पड़ी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे अपनी बेबसी पर। और डैनियल उसको भूखे भेड़िए की तरह लिपट रहा था। और अब डैनियल ने धीरे धीरे अपना हाथ उसके पेट पर रखा, उसके पास आने का इरादा उसके अंदर पल रहे बच्चे को खत्म करना था। और अब जैसे ही डैनियल ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा ही था, तभी एन को बहुत तेज वोमिटिंग लगी और उसने मुंह पर हाथ रखा और एकदम वो वॉशरूम की तरफ भागी, क्योंकि डैनियल उससे अलग हो चुका था और अब वो वॉशरूम में वोमिटिंग कर रही थी। डैनियल समझ चुका था उसको क्यों वोमिटिंग हो रही है। अब डैनियल उसके पीछे वॉशरूम में गया और उसकी कमर सहलाने लगा और फिर उसको पानी दिया, फिर उसका फेस वॉश कराया और उसका फेस टॉवल से साफ किया। इन सब में एन इतनी निढाल हो चुकी थी, उसकी अब हिम्मत नहीं बची थी वो उसको कुछ बोल भी दे, क्योंकि वो लड़ते लड़ते थक चुकी थी। और अब उसकी ये हालत थी, वो बेजान सी डेविल के सीने पर गिर गई। अब उसने उसको गोद में उठाया और बेड पर ला कर लेटा दिया। और अभी डेविल को उसका बच्चा मारना ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसकी हालत काफी गिर गई थी और अब उसको और तकलीफ देना उसको सही नहीं लगा, इसलिए उसने अपना फिलहाल के लिए इरादा बदल दिया। अब उसको बेड पर ला कर लेटा दिया और अंदर जाकर उसके लिए जूस लेकर आया और उसको गिलास में करके जूस दिया। लेकिन एन ने डरते डरते हाथों से जूस लिया, लेकिन उसका हाथ जूस का गिलास लेकर कांप रहा था। तब डेविल ने उसको अपने हाथ से जूस पिलाया और फिर दोबारा करके दिया, लेकिन अब वो गर्दन हिलाकर मना करने लगी। लेकिन डेविल ने जैसे ही आंख दिखाए उसने झट से पी लिया और अब उसको कम्फर्ट ओढ़ा कर लेटा दिया।
और तभी उसके फ़ोन पर लैब से कॉल आया और अगली आवाज़ रिचर्ड की थी, जो हाइपर होकर कह रहा था, चीफ फौरन मीटिंग में आए, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और डैनियल आने का कहकर फ़ोन कट कर दिया और अब एन को लिटाकर उसने लाइट ऑफ कर दी और उसको गुड नाइट कहकर बाहर चला गया। और अब वो मीटिंग रूम में आया और सारे साइंटिस्ट उसको देखकर खड़े हो गए और कहा, चीफ इट्स मिरेकल, ये देखिए। अब उन्होंने एक स्क्रीन ऑन की, उस पर 2 डीएनए एक साथ चलने लगे, जिसमें से एक एन का था और दूसरा डेविल का था। और अब रिचर्ड ने कहा, चीफ कुछ समझ आ रहा है। डैनियल उस डीएनए को देखकर चेयर पर पीछे को अपने बाल मुट्ठी में भींचते कर बैठ गया और आहिस्ता से गहरी सांस लेते हुए बोला, ओ माय गॉड। तब रिचर्ड बोला, मेम का ब्लड ग्रुप RH नल है, मतलब दुनिया का सबसे रेयर खून जो करोड़ों में से किसी एक का होता है। इसको गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। और आपका के अंदर का डीएनए अब डायोक्सिन-RZ नल है। अब डैनियल ने हैरान होते हुए कहा, मतलब एन मेरा एंटीडोट है। तब रिचर्ड बोला, चीफ, जिस एंटीडोट को हम सालों से दुनिया भर में ढूंढ रहे थे वो तो आपके साथ था। तब दूसरे साइंटिस्ट नॉर्मन बोला, चीफ, आपने योर हाइनेस से शादी करने का फैसला बिल्कुल ठीक लिया। तब डैनियल ने कहा, यह फैसला मैंने लिया नहीं, मेरी मॉम ने मुझसे लिवाया है। इसका मतलब मॉम जानती थी एन मेरा एंटीडोट है। तब रिचर्ड बोला, वाकई आपकी मॉम एक ग्रेट साइंटिस्ट थी, जीनियस लेडी। जो काम हम इतने सालों से नहीं कर पा रहे थे वो पहले ही करके चली गई। अब डैनियल खुद से कहने लगा, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्यों? मेरी मॉम एक 19 साल के लड़के के लिए एक 6 साल की बच्ची पसंद करेगी। क्यों? मॉम की आखिरी ख्वाहिश एन थी। अब डैनियल के दिमाग में अपनी माँ के हर अल्फाज गूंज रहे थे, डेनी, तुझे एन से ही शादी करनी है। डेनी, एन मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तू उसे यहाँ लेकर आए। बेटा, एन को हमेशा अपने साथ रखना, तू अधूरा है उसके प्यार के बिना। डेनी, एन तेरी बॉडी का आधा पार्ट है, वो तेरी बेटर हाफ है। माय सोन, एन को इतना प्यार करना, वो तुझे प्यार करने पर मजबूर हो जाए, उसको कभी खुद से दूर मत जाने देना। एपिसोड 31। अब डैनियल ने दिमाग इस तरफ दौड़ाया, मतलब डायोक्सिन-RZ नल मॉम ने मेरे लिए ही बनाया था। ये मैंने कोइंसाइडेंट की इत्तेफाकन नहीं लिया था। इसका मतलब जिप्सी मास्टर ने मॉम के लिए भी प्रेडिक्शन की थी। मुझे जिप्सी मास्टर से मिलना होगा। और फिर रिचर्ड ने कहा, सर, आपके नॉर्मल होने के पीछे 2 थीसिस बन रही है। एक थीसिस ये भी है, जब आप और मेम फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे तो मेम के डीएनए के जीन ने आपके डीएनए को काट दिया था। उनके ब्लड हार्मोन आपके हार्मोन पर हावी हो गए और उनको फर्स्ट टाइम आपसे इंटीमेट होने पर ये सिम्टम आए होंगे। और अब डैनियल को याद आया, वो बेहोश हुई थी, मुझे लगा उसका फर्स्ट टाइम है, लेकिन वजह यही थी। फिर अब आपका बच्चा उन्होंने कंसीव किया तो वो फिर मेम की बॉडी पर हावी हुआ, जिसकी फिर से उनके जीन ने काट की। और अब डैनियल को एक अजीब सा सुकून मिला, उसको अपना बच्चा मारना नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल होगा क्योंकि वो एन से पैदा होगा। क्यों? मॉम चाहती थी मेरी फैमिली एन से ही स्टार्ट हो। अब वो सोचकर मुस्कुराया और अपने मॉम को दिल हट्स ऑफ किया। रियली मॉम, आप ग्रेट साइंटिस्ट थी, काश मैं भी कभी आपके जैसा बन पाऊँ। आई लव यू, मिस यू मॉम। और तभी कब से खामोश बैठे उनमें सबसे उम्र के साइंटिस्ट गवागुची, जो जापान के बड़े साइंटिस्ट थे और अब डेविल के लिए काम कर रहे थे, उसने कहा, डेविल, आपने ये तो देख लिया वो आपका एंटीडोट है, क्या आपने इसका दूसरा एंगल नहीं देखा? और अब डैनियल का ध्यान गवागुची की बात पर गया, अगर वो लड़की तुम्हारा एंटीडोट है तो वो तुम्हारी मौत भी है, क्योंकि जो डीएनए आपके डीएनए पर हावी होने की ताकत रखता है वो आपको खत्म करने की भी ताकत रखता है। आपकी वाइफ के डीएनए से आपको नॉर्मल करने का साल्ट ही नहीं बल्कि आपको मारने का साल्ट भी बनाया जा सकता है। इसलिए याद रखिए डेविल, आपकी वाइफ दुश्मनों के हाथों में ना फंस जाए, वरना वो आपकी मौत को भी तलाश कर लेंगे। और अब डेविल के लिए एन पहले से ज़्यादा जरूरी हो गई, उसके लिए बेसकीमती हो गई, क्योंकि उसकी मॉम ने ठीक कहा था, वो अधूरा है एन के बिना। और अब उसको अपने हर राज से पर्दा हटाना था, इसलिए उसने जिप्सी मास्टर से मिलने का फैसला किया। लेकिन अब डेविल ने एन की सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा टाइट कर दी और जेफ और रेशा को कहकर गया वो कल तक वापस आ जाएगा, वो साउथ अफ्रीका जा रहा है। एन के रूम में कोई भी जाना नहीं चाहिए, और वो साउथ अफ्रीका के लिए निकल गया। अब वो जिप्सी मास्टर के सामने बैठा था। जिप्सी मास्टर से अब 4 साल बाद मिल रहा था एक हब्सी आदमी, ऊपर से नीचे तक ब्लैक चोगा पहने, गले और कानों में हड्डियों के बने जेवरात पहन रखे थे, पेट तक आती सफ़ेद दाढ़ी और सर गंजा। वो बहुत बड़े तांत्रिक थे जिसको डैनियल के पिता बहुत मानते थे, क्योंकि वो उनके घर के लिए और डैनियल के लिए वो कई भविष्यवाणी कर चुके थे जो सच हुई थी। उनसे कोई नहीं मिल सकता था, लेकिन वो डैनियल को कभी मना नहीं करते थे। और अब डेविल उनके सामने बैठा था और अब उसने जिप्सी से पूछा, मास्टर, मैं वो जानने आया हूँ जो आप और मेरी मॉम ने मिलकर मुझसे छुपाया है। वो उनसे उनकी ही लैंग्वेज में बात कर रहा था। तब जिप्सी मास्टर ने कहा,
मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया डैनियल, बस मैं तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रहा था। जिस दिन तुम मुझसे आकर पूछोगे मैं बता दूंगा, और अब तुम मुझसे पूछने आए हो तो अब तुम्हें वो प्रिडिक्शन बताता हूँ जो मैंने तब की थी। जब तुम 16 साल के थी, मुझे तुम्हें लेकर फिर से कुछ एहसास हुआ और मैं तुम्हारे घर गया। वहाँ मैं तुम्हारी माँ से मिला और मैंने उनको बताया डैनियल की मौत, उसकी मौत वुल्फ के हाथों लिखी है, लेकिन मेरी हर भविष्यवाणी का एक हल जरूर होता है और वो ये था डैनियल तब बच सकता है अगर वो उनसे ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि वो दोनों एक दिन डैनियल को मारने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बेटे पर कुछ नरभक्षियों का साया पड़ चुका है। और अब डैनियल ने चौंक कर देखा और वो नरभक्षी थे ओडेक्स गैंग, जो बहुत खतरनाक गैंग था। उसने पूरे ब्रिटेन में हाहाकार मचा रखी थी। और ये जानकर हनी तड़प कर रोने लगी क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। तब डैनियल ने कहा लेकिन वुल्फ गैंग मुझे क्यों मारना चाहता था? तब जिप्सी ने बताया इसकी दो वजह थी। एक वजह थी तुम्हारी मदर का फॉर्मूला डुएक्सन, क्योंकि एम्मा जान गई थी वो कितना खतरनाक फॉर्मूला है जो इंसान बेहिसाब पावर दे सकता है, जो कि अब तुम्हारे पास है। लेकिन हनी उनको डुएक्सन देना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर वो लोग तबाही ला सकते थे। लेकिन डुएक्सन ऐसा साल था जो हर किसी की बॉडी में नहीं डाला जा सकता था। उसके लिए खास डीएनए और खास जिस्म चाहिए था जिसको उसकी बॉडी अपने अंदर झेल सके, क्योंकि 10 खतरनाक डीएनए को झेलने की ताकत हर बॉडी में नहीं होती। लेकिन ये डीएनए और पावर एम्मा के पति वुल्फ के पास था, और वुल्फ भी एक साइको साइंटिस्ट था और उसको अपने आप को ताकतवर करने के लिए ऐसा ही साल चाहिए था। लेकिन तुम्हारी माँ उसको देने को तैयार नहीं थी। लेकिन फिर वुल्फ हनी को धमकियां देने लगा और हनी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। लेकिन उन लोगों को ख़त्म करने के लिए ये साल का होना जरूरी था, क्योंकि वो काफ़ी मासूम लोगों को खा चुके थे और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वुल्फ ने कुछ खास फॉर्मूले अपने आदमियों और अपने अंदर उतार रखे थे। इसलिए उनको ना तो खौफ था ना डर, वो खुलेआम लोगों को मारते। और फिर हनी और तुम्हारे पिता ने कई अपने खास भरोसेमंद और स्ट्रॉन्ग लोगों पर रिसर्च की जिसके पास ऐसा डीएनए हो और ऐसे सेल्स हो जो डायऑक्सिन को अब्जॉर्ब कर सके। लेकिन किसी का नहीं मिला और किसी अनजान पर वो डायऑक्सिन डे से साल्ट को लेकर भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी बॉडी पर रिसर्च की और वो बॉडी उनको मिल गई, और डैनियल उनकी सब बातों को गौर से सुन रहा था। और वो बॉडी थी तुम्हारी, और अब इस उनकी नज़रों में दो ही लोग थे जो डायऑक्सिन को झेल सकते थे, एक तुम्हारी बॉडी और दूसरी थी वुल्फ की बॉडी। इसलिए जब तुमने वुल्फ का ब्लड पिया तो उसकी सारी कमियां और खूबियां तुम्हारे अंदर आ गई। और अब डैनियल ने गहरा सांस लिया। लेकिन तुम्हारा घर का खास नौकर एम्मा से मिला हुआ था जो तुम्हारे घर की सब बातों की जासूसी करके एम्मा तक पहुंचा रहा था। और जब वुल्फ को पता चला उसके सिवा डायऑक्सिन तुम्हारे अंदर उतार जा सकता है तो उसने तुम्हें मारने का फैसला कर लिया ताकि हनी के पास और कोई ऑप्शन ना बचे इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए हनी ने सोचा इससे पहले वुल्फ तुम्हें मारने की कोशिश करे, वो तुम्हें इतना पावरफुल बना दे, वो तुम्हें ना मार सके। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या खड़ी हो गई। वो समस्या ये थी, डायऑक्सिन का एंटीडॉट नहीं मिला था, क्योंकि डायऑक्सिन को यूज करने के बाद तुम पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाओगे अगर वक्त पर तुम्हें एंटीडॉट नहीं मिला तो। इसलिए हनी नहीं चाहती थी उसका बेटा पूरी जिंदगी एक मॉन्स्टर बनकर गुजारे, और इसलिए वो दुनिया भर में डिक्शन का एंटीडॉट ढूंढने लगी। और एक दिन उसका फोन आया, उसको एंटीडॉट मिल चुका है और वो कोई इंसानी रूप में मिला है। लेकिन उस रात हनी ने बताया एम्मा और वुल्फ डैनियल को मारने वाले हैं और वो तुम्हें अपनी दोस्त के पास छोड़ गई और खुद उनसे भीड़ गई, और उसके वो डायऑक्सिन तुम्हें कैसे मिला ये तुम जानते हो। और अब डैनियल की आंखों में नमी आई, उसकी मॉम ने उसको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तब डैनियल ने कहा मेरी मॉम डायऑक्सिन और एंटीडॉट दोनों के बारे में मुझे हिंट दे गई। डायऑक्सिन के बारे में तो मैंने रिसर्च कर लिया, लेकिन एंटीडॉट को नहीं जान पाया। और अब डैनियल ने कहा वो एंटीडॉट मेरी वाइफ है। अब जिप्सी मास्टर ने कहा लेकिन एन ही वो लड़की है जो तुम्हारी मौत की वजह भी बनेगी। तब डैनियल ने कहा हाँ, क्योंकि उसी के डीएनए से मुझे मारने का साल्ट भी बनाया जा सकता है। तब जिप्सी मास्टर ने कहा तो डैनियल उस लड़की से अपना एंटीडॉट लेकर उसको मार दो, क्योंकि वो लड़की तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी, और अगर वो दुश्मनों से मिल गई तो तुम्हारी मौत पक्की है। इसलिए मार दो उसको अगर तुम जीना चाहते हो। अब डैनियल ने एकदम परेशान होकर कहा नो नेवर मास्टर, मैं उसको नहीं मार सकता। मैं उसको बेहद चाहता हूँ, मेरा प्यार है वो मास्टर जो हाथ उसको हर वक्त छूने के लिए मचलते हैं, उन हाथों से कैसे मैं उसको मार सकता हूँ। मैं उस लड़की को देखे बिना एक पल नहीं रह सकता, पूरी जिंदगी के लिए दूर कर दूँ सिर्फ इसलिए वो मुझे मार देगी। अब डैनियल ने गहरा सांस लिया, मैं उसको नहीं मार सकता चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जिप्सी मास्टर मुस्कुराए, मैं जानता हूँ तुम उस लड़की से बेहद प्यार करते हो,
तो फिर तुम उसी रास्ते पर चलो जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया था। उस लड़की के दिल में इतना प्यार भर दो को तुम्हें हर रूप में अपना ले, उसे खुद से दूर मत जाने देना, तुम्हें उसको अपने साथ रखना है। यही एक रास्ता है, क्योंकि शायद तुम्हारी मॉम को भी यही रास्ता सही लगा होगा, तभी उसने तुम्हें एन से शादी करने की सलाह दी थी। और अब वो घर आया तो सीधा एन के रूम में गया जहां एन सो रही थी, और उसके पास जाकर बैठ गया और कुछ देर बाद खामोशी से बाहर निकल गया। अगली सुबह डेनियल ने रेशा से कहा, मम इनको बोलो उसको मेरे साथ बाहर चलना है, वो रेडी हो जाए। और अब ये जानकर कि वो इस आइलैंड से बाहर जा रही है तो वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उसको यहाँ से किसी भी तरह निकालना था और अब मौका मिला था। और अब वो रेडी होकर बाहर आ गई। एन ने ब्राउन लेदर की शॉर्ट जैकेट, वाइट टॉप और ब्राउन शॉर्ट्स कट, और साथ में टांगों पर ब्लैक स्किन थी और टखनों तक बूट और लूज सी खुले बालों की चोटी और उस पर फर की ब्लैक टोपी और कुछ लटे उसके गले में पड़ी थी। और डेनियल उसको देखता रह गया जो बिला सुबह आसमानी हूर लग रही थी, और एन उसके इस तरह देखने पर नर्वस सी हो रही थी। डेनियल ने ब्लैक हड्डी जैकेट में था और हमेशा की तरह ब्लैक चश्मा और ब्लैक मास्क, और उसने हड्डी का कैप ओढ़ा हुआ था। उसके थोड़े से बाल माथे पर आ रहे थे। और अब वो एन को लेकर आइलैंड से बाहर आया और अब वो उसको स्कॉटलैंड लेकर जा रहा था। और अब एन गाड़ी में बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे से चिपकी बैठी थी, और डेनियल ने उसको रिलैक्स फील करवाने के लिए उसके हाथ पर हाथ रखना चाहा तो उसने हाथ पीछे खींच लिया, और डेनियल ने अपना गुस्सा दांत और आंखें भींचकर बर्दाश्त किया। और अब डेनियल ने उसके लिए गाड़ी में उसकी लैंग्वेज का सॉन्ग प्ले किया। तुम जो मिले, तू लगी जिंदगी ये नई नई, अब ना तुम बिन जी पाऊंगा, तुम तोड़ो ना दिल मेरा, नहीं जीना यूं तेरे बिन x2, तुम तोड़ो ना मेरा दिल, नहीं जीना यूं तेरे बिन x2, तुम तोड़ो ना मेरा दिल, नहीं जीना यूं तेरे बिन x2। ओ तुम बिन मैं देखूं तो क्या से क्या हो बैठा, तुमको जो खोया तो खुद को भी खो बैठा, मुझको तू ढूंढे तो खुद को मैं पा लूंगा, मैं तेरे बदले में जन्नत भी ना लूंगा, तुम तोड़ो ना दिल मेरा, सपनों के बिन आंखों की जैसी कीमत कोई ना, वैसे हूँ मैं तेरे बिन मेरी चाहत कोई ना, दर्दों का एक गहना है, सांसें जिसको कहता हूँ, तेरी सूरत मरहम है, दूजी राहत कोई ना, चंदा कैसे हासिल होगा ये बता, फूलों का किस्सा से क्या है वास्ता, तू ना देखना ख्वाब रेशम के, तेरे ना आंसू है गम के, तुम तोड़ो ना दिल मेरा, नहीं जीना यूं तेरे बिन x2, ओ तुम तोड़ो ना दिल मेरा, नहीं जीना यूं तेरे बिन, नहीं जीना तेरे बिना, बिन तेरे बेमानी है मेरी जिंदगानी, ना तोड़ो दिल मेरा। और एन को लगा जैसे वो उसको सुनाने के लिए उसने सॉन्ग प्ले किया, और अब उसकी ब्लैक कार रोल्स रॉयस घोस्ट एक बंगले के सामने रुकी, और वहां पर 4 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। अब जल्दी से आकर उन्होंने गेट का दरवाजा खोला, और अब डेनियल गाड़ी को अंदर ले गया और उसको उस बंगले के अंदर गया, और एन देखा वो एक बहुत खूबसूरत बंगला था, उसके बाहर जेंडर हाउस की प्लेट लगी थी। अब वो एन का हाथ पकड़कर अंदर ले गया और एन पीछे को खींच रही थी, क्योंकि अब वो अकेली उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, और डेनियल उसको खींचकर ले गया। अब वो उसको अंदर लाया और कुछ तस्वीरों के सामने खड़ा कर दिया, और अब उसने एक बहुत बड़ी तस्वीर से पर्दा हटाया और एन को सामने लाते हुए कहा, एन से कहा पहचानती हो इनको। तब एन ने देखा एक काले बाल और काली आंखों वाली खूबसूरत सी एक लड़की हाथ में गुलाब लेकर हंस रही थी। एन ने उनको अपने घर की एल्बम में देखा था और अपने पिता से उनके बारे में सुना था, इसलिए देखते ही पहचान गई और आहिस्ता से कहा, हनी आंटी। तब डेनियल ने कहा, शट अप, डोंट कॉल हर आंटी, ये मॉम है तुम्हारी, क्योंकि ये मेरी मॉम है इसलिए तुम्हारी भी मॉम है। डेनियल को बुरा लगा था उसका आंटी कहना, क्यों वो पहले डेनियल की तरफ से उसको मॉम कह रही थी, लेकिन अब आंटी कहकर ये साबित कर रही थी कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए डेनियल ने उसका डांटा तो उसने डरते डरते मॉम कहा। फिर उसको अगली तस्वीर पर ले गया, जहां डेनियल के जैसे दिखने वाले एक इंसान की फोटो लग थी। नीली आंखें और गोल्डन बाल और नैन नक्श भी डेनियल का था, लेकिन उनके बाल इतने बड़े थे जिसमें उनको चोटी बनी हुई थी, और कोट पेंट में खड़े मुस्कुरा रहे थे। और डेनियल ने कहा, ये मेरे डैड है, एलेक्स जेंडर। और फिर एक 15 साल की लड़की की फोटो के सामने आए, वो भी डेनियल की कॉपी थी, लेकिन उसके बाल काले थे। अपनी माँ पर वो साइकिल पर हेलमेट लगाकर बैठी थी और 2 उंगली देखाकर हंस रही थी। अब डेनियल ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी यंग सिस्टर जेनी है। और फिर एक फैमिली फोटो की तरफ आई, जिसमें एक बूढ़े आदमी में बीच में बैठे थे और डेनियल के साथ पूरा परिवार, और तीसरी फोटो में हनी और अलेक्स के साथ 7 साल का डेनियल खड़ा हंस रहा था। फिर कई फोटो देखे जिसमें डेनियल और फैमिली थी, और एक फोटो के फेस पर टैप लगाकर छुपा रखा था और हटाया तो एन एकदम बोली, अम्मा। और डेनियल उसको गहरी नजरों से देखकर कहा, मुस्कुराया और कहा, पहचान लिया, लगता है काफी गहरी मीटिंग हुई है।
इनसे तुम्हारी और एन एकदम सतपटा गई। और एन जल्दी नजरें बदली और तब डैनियल ने कहा, यही है मेरी फैमिली को खत्म करने वाली, मेरी खुशियों की दुश्मन, इसने सब छीन लिया मुझसे और अब मेरी मोहब्बत को भी दूर कर दिया। और अब एन ने आहिस्ता से पीछे होते हुए इधर उधर देखा, वो भागने के लिए रास्ता तलाश कर रही थी, लेकिन फिर डैनियल ने उसकी तरफ देखा और तभी एन बोली, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तब डैनियल ने कहा, ताकि तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाए कि मैं डैनियल नहीं हूँ। तब एन ने डरते हुए कहा, लेकिन एक मॉन्स्टर तो हो। अब डैनियल ने एक गहरी सांस ली और कहा, पैदाइशी मॉन्स्टर नहीं हूँ मैं और ना बर्थ से डेविल था, मॉन्स्टर मुझे दुनिया ने बनाया और डेविल तुमने। अबूर चौंकी और हैरान होते हुए बोली, मैंने? तब डेविल ने आराम से जवाब दिया, हाँ तुमने, वरना मैं तो अपनी मॉम का डेनी था, डैड का स्ट्रॉन्ग बॉय था, जेनी का डी था, लेकिन आज मैं एक मॉन्स्टर, दरिंदा, जानवर और ना जाने क्या क्या बन चुका हूँ। उसने एक तकलीफ के साथ एन के उसको दिए हुए नामों को गिनाया। एन, मैं ऐसा नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी जीने वाला, हर वक्त हंसी मजाक करने वाला, लाइफ से फुलफिल इंसान था, लेकिन कुछ लोगों की ग्रीडीनेस ने मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। और अब उसने एन को बैठने का कहा, क्योंकि अब वो एन को अपना पास्ट बताना चाहता था, क्योंकि वो एन को खोना नहीं चाहता था, और अब वो एन को अपनी पुरानी जिंदगी में ले गया। एपिसोड 32, 16 years ago। इस एपिसोड को समझने से पहले इससे पहले वाला जरूर पढ़े। डैनियल कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था जब उसकी मॉम की आवाज आए, अरे डेनी रुको रुको, तुम मुझे जरा रेशा आंटी के घर ड्रॉप कर देना, तुम्हारे डैड तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए और आज सारे ड्राइवर हॉलीडे पर है। और मॉम जल्दी करे, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और हनी जल्दी से अपना बैग उठाकर आए और डैनियल बाइक निकालते हुए कहा, नो नो डेनी, मैं तुम्हारे साथ बाइक पर नहीं जाऊंगी, इससे अच्छा मैं टैक्सी से चली जाती हूँ। तब डैनियल ने हैरान होकर कहा, मॉम व्हाट हैपन? तब हनी ने कहा, डेनी तुम इतनी तेज ड्राइव करते हो, लगता है इंसान बैठा नहीं है उड़ रहा है, मुझे डर लगता है। तब डैनियल ने हंसते हुए कहा, ऑफ माई स्वीट हार्ट मदर, फास्ट ड्राइव नहीं करूंगा। और फिर हनी उसके पीछे डरती डरती बैठी और डैनियल ने अपने मॉम के हाथ से अपने आप को हक करने को कहा, क्योंकि वो बाइक हवा में उड़ाने वाला था। और फिर उसकी मॉम के हक करते ही डैनियल ने बाइक हवा में उड़ाना शुरू कर दिया और हनी चीखें मार रही थी और डैनियल हंस रहा था। और उसने रेशा के घर का आधा घंटे रास्ता डैनियल ने 10 मिनट में तय कर दिया और रेशा ने सर पकड़ा, डेनी तुम बाज नहीं आओगे, अब लगता है मुझे ड्राइविंग सीखनी ही पड़ेगी। और अब डैनियल पलटने ही लगा था जब जेफ ने उसको आवाज दी, हे डैनियल तुम्हारे असाइनमेंट का क्या हुआ? और अब दोनों बात कर रहे थे जब बेला आए और कहा, डैनियल मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो। तब डैनियल ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है। और अब बेला ने हनी की तरफ देखते हुए कहा, हनी आंटी कहे ना डैनियल से, आज मेरी वैन लेट हो चुकी है। तब हनी ने कहा, डेनी छोड़ दो। तब डेनी ने कहा, ओक मॉम आप कह रही है, वरना इस बबल गम को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देता, लेकिन मुझसे 1 फीट दूर होकर बैठना। अब वो सब ब्रिटिश में बात कर रहे थे क्योंकि बेला को अपनी माँ की लैंग्वेज पसंद नहीं थी, इसलिए वो बहुत कम उनकी लैंग्वेज यूज करती थी। और बेला मुंह बनाती हुई डैनियल की बाइक पर बैठ गई और जैसे ही डैनियल ने बाइक चलाई, बेला ने फौरन उसको हक कर लिया। और डैनियल ने कुछ दूर चलते ही डैनियल को गुस्सा आया, उसने बाइक रोकी और उससे कहा, टैक्सी लो और कॉलेज जाओ। उसका हाथ पकड़कर उसको बाइक से उतार दिया। तब बेला ने कहा, डैनियल आई लाइक यू सो मच, व्हाई यू इग्नोर मी? डैनियल मैं आपको बहुत पसंद करते हो, आप मुझे क्यों अनदेखा करते हो? तब डैनियल ने इरिटेट होकर कहा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डू नॉट लाइक यू, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, यू फाइंड समवन एल्स। बेला मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरे पास गर्लफ्रेंड है, तुम कोई और ढूंढ लो। और अब डैनियल बाइक लेकर वहां से स्पीड से गायब हो गया और बेला आंखों में आंसू लेकर डैनियल को जाता देखती रह गई और कहा, डैनियल आई विल गेट यू इवन इफ आई हैव टू सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर दिस, एंड लॉरा विल ओनली योर गर्लफ्रेंड, बट आई विल बी योर वाइफ, अदरवाइज माई नेम इज ऑल्सो नॉट बेला वॉकर। डैनियल तुम्हें तो मैं हासिल करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। और लोरा सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बन रह जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, वरना मेरा नाम भी बेला वाल्कर नहीं। अब डैनियल कॉलेज आया और बिली उसका क्लासमेट उसको देखकर बोला, डूड व्हाई डिडंट यू कम फॉर 2 days? इफ बोथ ऑफ यू डिड नॉट कम देन द गर्ल्स किल्ड देमसेल्व्स बाय आस्किंग अबाउट यू। तब डैनियल ने कहा, तुम दोनों नहीं आए तो लड़कियों ने तुम्हारा पूछ पूछ कर जान खा ली, व्हाट हैपन? तब बिली ने कहा और डैनियल ने हंसा और तभी खूबसूरत लोरा उसके पास आए और डैनियल को किस करके कहा, आई मिस योर बेबी। तब पीछे से डैनियल की दूसरी दोस्त अमेंडा ने कहा, इन दिस लिस्ट आई एम ऑल्सो देयर एंड अदर गर्ल्स टू, इस लिस्ट में मैं भी हूँ और दूसरी लड़कियां भी। और अब वो लोरा और अमेंडा के साथ बिली और दूसरी दोस्त भी क्लास में आ गए।
अब डैनियल कॉलेज से आया तो जेनी अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी। जब वो जेनी के पास आया और जेनी की चिक पर किस किया और उसकी दोस्तों को हेलो लिटिल गर्ल बोलकर ऊपर जाने लगा, तो इस पर उसकी सारी दोस्त हंसी और जेनी की दूसरी दोस्त फियोना बोली, जेनी, योर एल्डर ब्रदर इज वेरी क्यूट, आई विश आई कुड डेट हिम। और अब जेनी चीखते हुए बोली, डी, डोंट किस मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू डिस्ट्रैक्ट माई फ्रेंड्स, तुम सब के सामने आकर मुझे किस मत किया करो, तुम मेरी दोस्तों का दिमाग भटकाते हो। और डैनियल हंसकर उनको फ्लाई किस देकर चला गया जिसको उसकी छोटी छोटी दोस्तों ने कैच की। और जेनी चीख कर बोली, डी जस्ट गेट लॉस्ट, और डैनियल हंसता हुआ ऊपर चला गया। और अब डैनियल अपनी मॉम के पास गया जो जल्दी खाना बना रही थी और नौकरानियां खड़ी उनकी मदद कर रही थी। जब डैनियल अपनी मॉम के पास आया और उनकी हेल्प कराने लगा, और उसकी मॉम उसको मना भी नहीं करती थी क्योंकि ये उसका पसंदीदा काम था किचन में अपनी माँ की हेल्प करना। अब सब टेबल पर आए और नौकर खाना लेकर आ घर। तब एलेक्स ने सी फूड खाया और हनी ने कहा ये डेनी ने बनाया। अब एलेक्स ने टेस्ट करके कहा, वाओ स्ट्रॉन्ग बॉय, यू हैव डन अमेजिंग, यू शुड बिकम अ शेफ इन होटल। वाओ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें तो होटल में बावर्ची बनना चाहिए। तब डैनियल ने कहा, हे डैड, आई डू दिस वर्क ओनली फॉर माई मदर, नॉट फॉर एवरीवन। ये काम मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए करता हूँ, सबके लिए नहीं। और अब सब अपने रूम में चले गए। अब हनी रूम में आए और एलेक्स से कहा, एलेक्स व्हाट हैपेंड, डिड यू गो फॉर एंटीडोट गॉट और नॉट। एलेक्स क्या हुआ, तुम एंटीडोट के लिए गए थे, मिला या नहीं। तब एलेक्स ने कहा, नॉट फाउंड येट, अभी तक नहीं मिला। और अब हनी परेशान होते हुए एलेक्स से ब्रिटिश लैंग्वेज में ही बोली, मुझे तो डर लग रहा है एलेक्स, क्योंकि एम्मा लगातार धमकी दे रही है और बिना एंटीडोट के मैं अपने बेटे की बॉडी में डाइऑक्सिन नहीं उतार सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बेटा पूरी जिंदगी एक मॉन्स्टर बनकर रह जाए। तब एलेक्स ने कहा, तुम फिक्र मत करो हनी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा डीएनए नहीं मिल रहा है। करोड़ों लोगों का टेस्ट ले चुका, यहाँ तक कि जानवर, और भी कई जानवरों की पक्षियों का टेस्ट लिया, लेकिन ऐसा डीएनए नहीं मिल रहा जो डाइऑक्सिन की काट कर सके, उसको खतरनाक वायरस को कंट्रोल कर सके। अब हनी ने कहा, जब से एम्मा ने डेड पीटर डैनियल के दादाजी को कत्ल किया है मुझे उससे डर लगने लगा है, जेल जाने के बाद भी वो नहीं सुधरी। तब एलेक्स ने उदासी से कहा, मैं सोच भी नहीं सकता मेरी बहन इतने खतरनाक गैंग से मिल जाएगी। और अब एलेक्स ने हनी को देखकर कहा, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, जल्दी मिल जाएगा। और अब एलेक्स ने हनी को हक किया और तब एलेक्स ने हनी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम उदास मत रहा करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो डैनियल को छू भी नहीं सकते। तब हनी ने कहा, क्या हमें डेनी को ये सब बताना चाहिए। तब एलेक्स ने कहा, नहीं, उसको बताना ठीक नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता वो अपनी स्टडी छोड़कर कोई भी टेंशन ले, क्योंकि मैं उसको अपनी तरह हम दोनों से बड़ा साइंटिस्ट बनते देखना चाहता हूँ। और अब हनी मुस्कुराकर एलेक्स के गले लग गई और अब दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखने लगे और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। जब डैनियल ने आहिस्ता से डोर पर नॉक नॉक करते हुए कहा, जब रोमांस करने का इरादा हो तो डोर लॉक कर लिया करे, यहाँ आपका यंग बेटा भी रहता है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। और अब एलेक्स ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है जेंटलमैन, उसके साथ रोमांस करो, मेरे पास मेरी वाइफ है। और अब डैनियल हंसते हुए कहा, तो फिर डैड कल रात घर ले आता हूँ, अगर आपकी वाइफ परमिशन दे तो। ये बात डैनियल ने पलटते हुए कहा, क्योंकि उसकी मॉम ने अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड को रात में लाने के लिए परमिशन नहीं दी थी, ये हनी ने अपने घर का रूल बना रखा था। और हनी ने कहा, डेनी, बहुत मार खाओगे मुझसे अगर रात में किसी लड़की को लाए तो। और अब डैनियल हंसता हुआ चला गया। और अब हनी रेशा के पास बैठी थी। रेशा, इंडिया से कॉल आया है, मेरी मुंह बोली माँ की हालत ज़्यादा सीरियस है, वो आखिरी बार मुझसे मिलना चाहती है लेकिन मुझे बच्चों की फिक्र हो रही है। तब रेशा ने कहा, हनी तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगी। और अब हनी ने कहा, रेशा को दिल से थैंक यू कहा, इस अनजान देश में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है रेशा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। और अब रेशा ने कहा, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं अपनी बहन के जैसे मानती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सामने फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं। और अब हनी एलेक्स को सारी बात बता रही थी तो एलेक्स ने कहा, तुम जाओ हनी, बस बच्चों को समझा जाना और तुम्हारा सबसे शरारती और छोटा बच्चा डेनी उससे और पूछ लेना, क्या पता वो तुम्हें ना जाने दे। हनी हंसी क्योंकि वो डैनियल के बारे में बात कर रहा था और अब सब नाश्ते की टेबल पर थे। जब हनी ने अपने इंडिया जाने के बारे में बताया तो डैनियल ने एकदम कहा, मॉम क्या आपका जाना इतना जरूरी है। तब हनी ने कहा, हाँ डैनियल, वो लोग मेरे लिए बहुत खास है और उनसे मिलने में पूरे 20 साल बाद जा रही हूँ। तब डैनियल ने उदास होकर कहा, मॉम कब आएगी। तब हनी ने कहा, मैं जल्द ही आऊंगी, बस कुछ दिन की बात है, तब तक तुम जेनी और अपना ध्यान रखना। तब जेनी,
ने कहा मॉम डी, इट इज़ इनफ दैट ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मॉम डी खुद अपना ध्यान रख ले, इतना ही काफ़ी है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। और अब डैनियल ने हंसते हुए जेनी के मुंह पर टोस्ट फेंक कर मारा और जेनी ने उसकी टी शर्ट पर जूस गिरा दिया। और अब जेनी को उनका झगड़ा खत्म करना मुश्किल लग रहा था। अगले दिन हनी इंडिया आ गई और अब शौकत मिर्जा हनी को इतने साल बाद अपने सामने देखकर फूले ना समा रहे थे। और उमर तो हैरत से हनी को देखता रह गया और हंसते हुए कहा, अरे हनी, तुम तो बिल्कुल फॉरेनर हो गई। क्योंकि हनी ने डेनियम की घुटनों तक आती स्कर्ट और डेनियम की जैकेट और बूट पहने थे और आंखों पर ब्लैक चश्मा था। और हनी उनकी बात सुनकर हंस पड़ी और अब सब हनी से मिल कर बहुत खुश हुए। अब हनी अपनी मम्मी को देखकर घर आ गई और अब दिन के बाद हनी से अपने बच्चों को इंट्रो करा रहे थे। शौकत ने कहा, ये मेरे 2 बेटे हैं, अरमान मिर्जा जो कि 15 साल का था और उसने हनी को हेलो कहा, और ये रहमान है। और हनी उस 10 साल के गोलगप्पे से बच्चे को देखकर हंसी। और अब उमर ने कहा, मेरी 2 बेटियां हैं। उसने दोनों को नीचे आने को कहा। समीरा और नाहिद ने खुश होने की फॉर्मेलिटी की थी। अब मायरा जो कि 14 साल की थी, उसने भी हेलो कहा और तभी टैडी की टांग पकड़े जीने से टैडी को घसीटते हुए वाइट कलर की फ्रॉक में 6 साल की हूर जीने से नीचे उतर कर आ रही थी। और अब हनी उसको देखती रह गई और खुश होकर बोली, वाओ सो क्यूट, ये किसकी बच्ची है। हनी ने उसको गोद में उठाया और चट हूर के रोई जैसे गालों को चूम लिया। तब उमर ने खुश होते हुए कहा, हनी ये मेरी सबसे छोटी बेटी हूरलिन है। और अब हनी कहने लगी, ये तुम्हारी बेटी है, उमर कितनी खूबसूरत है, और ये तो वही बच्ची है ना जिसके फोटो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। तब उमर ने हाँ में जवाब दिया। तब हनी ने कहा, तो फिर तुमने वो सब फोटो क्यों हटा दिए सोशल मीडिया से। तब उमर ने कहा, हनी तुम्हें पता है अब्बा जी को ये बात पसंद नहीं। और अब हनी ने कहा, वाकई उमर तुम्हारे बच्ची बहुत प्यारी है। तब उमर ने कहा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तब हनी ने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा डैनियल जो कि अभी 19 साल का है और जेनी 15 साल की है, लेकिन शरारत में बेटा छोटा है और बेटी बड़ी, वो मेरी छोटी बेटी से ज्यादा समझदार है। और अब हनी उन दोनों की बातें बताकर हंसने लगी, लेकिन हूर को बराबर गोद में लेकर बैठी थी और रात भर सब बैठे पुरानी यादें याद करके हंस रहे थे। बच्चे और घर की औरतें सो चुकी थी। अगले दिन वो हॉस्पिटल गए और हनी ने अपनी मुंह बोली माँ सितवत के साथ पूरा दिन गुजरा, लेकिन शायद उनका दिल हनी में अटका हुआ था और शाम को उन्होंने दम दे दिया। और उनका कफन दफन सब करने के बाद हनी कुछ दिन वहां रुकी। उसके बाद वो सबसे विदा लेकर घर लौट रही थी, जब एकदम घर का नौकर भागता हुआ आया, साहब हूर बेटियां झूले से गिर गई और सब उसकी तरफ भागे। और अब सब हूर को ले हॉस्पिटल लेकर आए और डॉक्टर ने आकर कहा, ब्लीडिंग ज्यादा हो चुकी है, हूर को ब्लड की जरूरत है। और अब सब सर पकड़कर रोने लगे। तब हनी ने कहा, उमर इसमें रोने वाली क्या बात है, एम को ब्लड की जरूरत है तो उसको ब्लड दो। तब डॉक्टर ने कहा, जो कि उनका फैमिली डॉक्टर था, उसने कहा, मैडम हूर का ब्लड कहीं नहीं मिलेगा। तब हनी ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा, उसके भाई बहन है, माँ बाप है, किसी का तो मिलेगा। हनी बहुत हाइपर हो रही थी क्योंकि इन चंद दिनों में उसको हूर से लगाव हो गया था। तब डॉक्टर ने कहा, हूर का ब्लड इनके पास तो क्या किसी के पास भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप RH नल है, दुनिया का सबसे रेयर खून जिसको गोल्डन ब्लड कहा जाता है। और अब हनी ने एक झटके से डॉक्टर को देखा और हैरत से पूछा, क्या कहा आपने, कौन सा ब्लड ग्रुप कहा आपने, RH नल। और अब हनी को बेइंतहा खुशी हुई, जिस DNA को वो दुनिया भर में ढूंढ रही थी वो मिला भी तो एक 6 साल की बच्ची के पास। और अब हूर को बचाना हनी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका था। और अब डॉक्टर ने कहा, मैंने आप लोगों से कहा था ध्यान रखना हूर को किसी तरह की चोट न लगे, लेकिन तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। और अब हनी ने कुछ दावा लिखी और कहा, फौरन ये मेडिसिन लेकर आओ। और डॉक्टर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब हनी ने अपना ID कार्ड दिखाया तो वो डॉक्टर पीछे हो गया और हनी ने कई इंजेक्शन लगाए और थोड़ी कोशिश के बाद हूर की बॉडी में ब्लड फिर से बनने लगा। और अब सब ने सुख का सांस लिया और अगले दिन सब घर आ गए। और अब हनी ने कुछ दिन और यहाँ रहने का इरादा किया और एलेक्स को जानकारी दी। एलेक्स एंटीडोट मिल चुका है और उसने एन के पास कुछ और दिन रही और हूर से पक्की दोस्ती कर ली। अब हूर जो कब से बैठी चॉकलेट खा रही थी, तब हनी ने कहा, एन मेरे साथ चलोगी, वहाँ मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट दूंगी। तब हूर ने खुश होकर कहा, हाँ मैं चलूंगी, लेकिन आप मुझे चॉकलेट देंगी। और हनी ने वादा कर लिया और अब हनी वापस जा रही थी और हूर रो रही थी साथ चलने के लिए। और अब हूर को प्यार करके उमर की गोद में वापस देते हुए कहा, उमर इसका ध्यान रखना, ये बहुत कीमती है मेरे लिए और आज से ये मेरी अमानत है आपके पास। और उमर अनजान होकर उसकी बात का मतलब समझने लगा। और अब हनी वापस लौटी और आते ही लैब में गई और एलेक्स से उसने खुश होते हुए कहा, एंटीडोट मिल चुका है। और अब एलेक्स ने कहा, तो फिर तुम्हें उसको साथ क्यों नहीं लाई,
तब हनी ने कहा अभी हम उसका एंटीडॉट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो बहुत छोटी है, उसके ब्लड से एंटीडॉट नहीं बन सकता है, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अब मैंने एक रास्ता और ढूंढा है एलेक्स, क्योंकि हमारा प्लान था अगर एंटीडॉट मिलेगा तो हम उससे एंटीडॉट लेकर उसको हमेशा के लिए गायब कर देंगे, क्योंकि उसी एंटीडॉट से डायऑक्सिन वाले इंसान को मारा भी जा सकता है, इसलिए वो एंटीडॉट हमारे लिए खतरा भी है। लेकिन हम इनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे हूर बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी, मासूम और खूबसूरत। मैं अपने फ़ायदे के लिए उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता ढूंढा। तब एलेक्स ने पूछा कौन सा रास्ता? मैं एन को डैनी की ज़िंदगी बना दूंगी और डैनी उसको हमेशा अपने पास रखेगा, अपनी बीवी बनाकर। तब एलेक्स ने कहा हनी तुम क्या कह रही हो, वो बच्ची 6 साल की बच्ची है और डैनियल 19 साल का है। तब हनी ने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे बेटे की जिंदगी और मौत दोनों, वो लड़की है, इसलिए उसको डैनियल की जिंदगी में आना ही होगा। तब एलेक्स ने कहा क्या डैनियल मानेगा उस बच्ची से शादी करने के लिए? तब हनी ने कहा एन इतनी खूबसूरत है, वो जरूर डैनी को पसंद आएगी, लेकिन अभी उसको ये नहीं बताऊंगी कि एन बहुत छोटी है, लेकिन जब वो 15 साल की हो जाएगी तब मैं उसको यहाँ ले आऊंगी। और फिर आजकल बहुत सारे हार्मोन ग्रोथ के इंजेक्शन मार्केट में आ रहे हैं, उसको मैं वही लगा दूंगी, फिर वो डैनी के सामने ज़्यादा छोटी नहीं लगेगी। बस पहले मुझे अपने डैनी के दिल में एन का प्यार बैठना होगा। और अब डैनी कॉलेज से आया और आज वो अपने साथ अपनी जेफ लोरा को लेकर आया और हनी लोरा को देखकर उदास हो गई। शायद पहले हनी बहुत खुश होती लोरा को देखकर, लेकिन अब हनी की सोच किसी और के लिए आ चुकी थी। तब हनी लोरा से मिलकर कोई खास खुशी जाहिर नहीं की, और ये बात डैनियल को बहुत अजीब लगी कि पहली बार ऐसा हुआ था जब डैनियल की पसंद हनी को पसंद नहीं आए। और हनी लोरा से हाय हेलो करके ऊपर चली गई और डैनियल ने कुछ देर बाद लोरा को घर भेज दिया और अब वो अपनी माँ के रूम में आया और उनकी गोद में सर रख कर लेट गया और अब हनी उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। फिर डैनियल ने कहा मॉम क्या आपको मेरी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आई? तब हनी ने कहा डैनी अगर मैं कहूँ नहीं पसंद आई तो क्या करोगे? तब डैनियल ने कहा तो दूसरी ले आऊंगा, डैनियल के पीछे बहुत लड़कियां हैं। अब वो हंसने लगा। हनी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा डैनी मैं चाहती हूँ तुम्हारी वाइफ मेरे देश से हो। अब डैनियल चौंका, आपके देश से मोम? यू मीन इंडिया? तब हनी ने कहा हाँ डैनी, वहाँ मैंने तेरे लिए एक परियों से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की देखी है। उसके बाल घटा की तरह काले और बहुत लंबे हैं, उसकी हेजल ग्रीन आंखें इतनी खूबसूरत है मानो एक बार देखो तो देखता ही रह जाए, और अगर तुम उस लड़की देखोगे तो फिर किसी और लड़की को देखना भूल जाओगे, ऐसी है मेरी एन। तब डैनियल ने कहा ये कैसा नाम है एन? तब हनी ने हंसकर कहा उसका नाम हुरलन है, दैट मीन फेस ऑफ एंजल, परी का चेहरा। और अब डैनियल मुस्कुराया, क्या वाकई इतनी खूबसूरत है आप की एन? हनी ने मुस्कुरा कर कहा बिल्कुल, उसके सामने तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड आउट फोकस हो जाएंगी। तब डैनियल हंसते हुए कहा तो फिर मॉम आप जल्दी चले, मुझे भी आपकी एन से मिलना है। तब हनी ने एकदम नर्वस हो गई। तब हनी ने कहा नहीं अभी नहीं डैनी, अभी तुम्हें कुछ सालों का वेट करना होगा। और फिर हनी ने हर वक्त डैनियल के सामने एन का जिक्र करती, उसकी हर बात उससे शेयर करती और उसको समझती कि एन को हमेशा अपने पास रखना, अपनी शैडो बनाकर। वो सिर्फ तेरे लिए इस दुनिया में आए हैं। और कुछ वक्त में ही डैनियल को एन से मोहब्बत होने लगी। उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था और अब उसको अपनी माँ के प्यार से प्यार हो गया। हनी ने उसको कभी एन की फोटो तक उसको नहीं दिखाई। आज डैनियल कॉलेज से आकर मॉम के पास गया और जल्दी से मोम को हग करते हुए कहा मॉम आई एम वॉन। लेकिन हनी की आंखों में आंसू थे और अब डैनियल बहुत ज्यादा घबरा गया और कहा मॉम क्या बात है, आप रो रही है? तब हनी ने एकदम मुस्कुरा कर कहा मैं ठीक हूँ, और बाहर निकल गई। और डैनियल को कुछ ठीक नहीं लगा और अगले दिन कॉलेज से आने पर उसको जेनी ने बताया मॉम और डैड का झगड़ा हुआ है और मॉम रेशा आंटी के घर चली गई है। और अब डैनियल को शौक लगा और वो अपनी माँ के पीछे गया और रेशा अब हनी के पास बैठी थी। तब हनी ने रोकर बताया एमा ने हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी है, एलेक्स जरूरत से ज्यादा ड्रग्स ले रहा है। और रोका तो मुझे घर से जाने को कहा। तभी डैनियल आया मॉम घर चले। तब हनी ने कहा नहीं डैनी, जब तक तुम्हारे डैड मुझे यहाँ लेने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। तब डैनियल ने कहा ओक मैं डैड से बात करता हूँ, घर चले, काफी रात हो चुकी है। लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। तब डैनियल ने कहा तो ठीक है, मैं भी आपके साथ ही घर जाऊंगा। और जेफ ने कहा तो डैनियल आज रात तुम मेरे रूम में रुक जाओ, मुझे वैसे भी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और अब बेला वन पीस में 18 साल की बेला अपने रूम से बाहर आए और गहरी नजरों से 19 साल के डैनियल को देखने लगी, जिसने ब्लू जीन्स जो जगह जगह से फटी हुई थी, वाइट टी शर्ट जिस पर प्ले बॉय लिखा था और हाथों में बहुत सारे बैंड्स पहने और स्टाइलिश हरकत में वो काफी हैंडसम और डिसिंग लग रहा था। और बेला ने कहा डैनियल आई थिंक तुम्हें मेरे रूम में आना चाहिए।
फन करेंगे। बेला ने हंसकर आंख मारी और अब डैनियल ने बेला को आंखें दिखाए और जेफ के रूम में चला गया। और अब डैनियल की आंख उसकी मॉम के जोर जोर से बोलने से खुली और वो बाहर आया और कहा, मॉम इस टाइम कहाँ जा रहे हो? तब हनी ने कहा, डैनियल ने अभी आती हूँ, तुम यहीं रहो, रेशा आंटी के पास रुको। लेकिन डैनियल ने कहा, मॉम मैं आपके साथ चलता हूँ। तब हनी ने उसको वापस आने का कहा और डैनियल के लाख रोकने पर भी वो नहीं रुकी और डैनियल को वो जानबूझकर नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि उनका मकसद डैनियल को बचाना था, इसलिए वो जानबूझकर डैनियल को वहीं छोड़कर चली गई। लेकिन कितनी देर गुजर जाने के बाद भी उसकी मॉम नहीं लौटी तो फिर डैनियल का दिल नहीं माना तो वो खुद बाइक लेकर चला गया और अब बाहर से ताला लगा देख डैनियल परेशान हो गया। मॉम तो घर ही आई थी और अब डैनियल को अंदर से कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आए और वो बैक साइड खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वो शीशा साउंड प्रूफ था, लेकिन अंदर का नज़ारा साफ नजर आ रहा था। और अब डैनियल के पैरों तले जमीन खींच ली गई। उसने सामने देखा, अंदर 20-25 लोग उसकी माँ और बाप को बुरी तरह पिट रहे थे और डैनियल पूरी कोशिश कर रहा था उस शीशे को तोड़ने की, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। और अब उन लोगों ने उसके बाप को और छोटी बहन को जानवरों की तरह खाना शुरू कर दिया और डैनियल नहीं जान पा रहा था वो इंसान है या जानवर, जो सब काले कपड़े और काली आंखों के थे। और फिर उसकी माँ जो अभी तक सांस चल रही थी। और अब उन्होंने उसकी माँ को बुरी हालत में किया और उसके साथ वो किया जो एक बेटे के लिए देखने से अच्छा मरना जाना बेहतर होता है। और डैनियल बुरी तरह दहाड़ रहा था और अब डैनियल नीचे उतर कर आया और वो खिड़की शीशा तोड़ने के लिए डंडा लाया, तभी रेशा ने उसको खींच लिया और उसको जबरदस्ती खींचकर दूसरी साइड ले गई और डैनियल को उसकी माँ की कसम देकर रोका क्योंकि रेशा को हनी बता चुकी थी वो लोग कितने खतरनाक है, इसलिए हनी ने डैनियल को अंदर नहीं जाने दिया। जेफ, बेला और रेशा तीनों ने उसको मजबूती से पकड़ रखा था क्योंकि रेशा को पता था पिशाच है। और अब दूसरी साइड से रेशा, जेफ और डैनियल वो तीनों अपनों को उन जानवरों के जरिए खाते हुए देख रहे थे। उस रात जेफ के पिता रोनी की भी मौत हो गई जो रेशा के साथ आया था उसको छोड़ने के लिए। और डैनियल के लिए सदमा बहुत बड़ा था क्योंकि पल भर में ही उसका हंस खेलता परिवार खत्म हो गया था, उसकी दुनिया उजड़ गई थी और डैनियल खड़ा होकर चला था और एकदम गश खाकर गिर गया। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।